और एक्सपर्ट्स भी हमारे से वॉच आउट जरूर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मार्केट में आज वैसे तो रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक और एनर्जी स्पेस में अच्छा एक्शन है, लेकिन कैसे देख रहे हो ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द मार्केट? और जहां एक्शन नहीं है राजेश, वहां पर ऑटो, फार्मा और आईटी में तो फिर भी कंसर्न्स और कंटिंजेंट सिनेरियो है, लेकिन ऑटो और फार्मा की इस गिरावट को क्या एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी, और भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि कुछ सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं और ऑटो की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से 3-4 सेशन से लगातार प्रॉफिट बुकिंग झेल रहे हैं। बट इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं उसे अगर ध्यान में दिया जाए तो एक तो आरबीआई की मीट है मंथ के एंड में, क्योंकि मेरे हिसाब से आरबीआई, सीपीआई वगैरह का डेटा और ईसीपी और फेड की जो टोन होगी उसको देखने के बाद ही कोई कॉल लेगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है, खास करके बैंकिंग, रियल्टी, कंजम्पशन, वहां पे बढ़त दिखेगी। इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को आपने देखा होगा 25,000 के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। और इस वक्त हमारी हाउस का ये अनुमान है कि 24,700 से 25,600 के बीच की रेंज रह सकती है। इंडेक्स में भले 1.25% की बढ़त हो, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत शानदार तेजी थी, 2.5-3% की। और ये सीधे सीधे दर्शा रही है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एक्टिव है मार्केट में। तेल, क्रूड ऑयल नीचे के भाव में है, विक्स टूटा हुआ है, आंकड़े अच्छे आए हैं। बस अब वो एफओएमसी की मीट, जहां 25 बेसिस पॉइंट की कट की उम्मीद तो सबको है, और अगर उनके ट्रम्प साहब के एक नुमाइंदे वहां पर बोर्ड में आ जाते हैं तो हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट की हो जाए, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। जैसा आपने कहा कि ऑटो में उतनी मूवमेंट नहीं हो रही है, मैं मानता हूँ मूवमेंट नहीं हो रही है। जीएसटी कट के बाद अचानक से हमने देखा था कि एक बहुत शानदार तेजी हुई थी, उसके बाद थोड़ा-सा ठंडा पड़ता हुआ नज़र आया। लेकिन ये एक अपॉर्च्युनिटी मान के चलता हूँ मैं, खास करके लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो मंथ ऑन मंथ जो आंकड़े आए वो अच्छे आए। इस मंथ में हालाँकि शुरू के 15-20 दिन श्राद्ध पीरियड होने के कारण से हो सकता है कि नंबर्स थोड़े दबाव में रहे। 21 या 22 तारीख के बाद से त्योहारों का सीज़न चालू होगा, वहाँ से मुझे क्या लगता है नंबर्स में सुधार आएगा। नज़र रखने लायक अगर ये कोई कंपनी इस वक्त है, तो फोर व्हीलर की बात की जाए तो पहली पसंद तो ऑब्वियसली मारुति ही रहेगी। अलायंस मार्केट शेयर है उनका। लेकिन अगर सेकंड स्टॉक जाना जाए तो हुंडई का रहेगा, जहाँ अगर आप देखें तो एसयूवी मार्केट में बढ़त बनी हुई है। लीडरशिप है रेदर एसयूवी में। क्रेटा कई वर्षों से मार्केट लीडर रहा है। अब क्रेटा की ईवी भी जो लॉन्च की गई वो भी बाजार ने अच्छी तरीके से ली। एक्सपोर्ट मार्केट पर ध्यान दे रहे हैं। करीब 26 नए मॉडल्स अब कोई 30 तक लॉन्च करेंगे। खालेगांव का प्लांट इन्होंने ले लिया है और केपेक्स कर रहे हैं डिमांड को देखते हुए। और टू व्हीलर की बात की जाए तो मैं समझता हूँ बजाज ऑटो पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ अगर आप देखें तो प्रीमियम बाइक्स जैसे केटीएम है, अवेंजर है, उनके ऊपर बहुत अच्छी उनकी पकड़ है। एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छी पकड़ है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, अच्छा डिविडेंड देती है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, और जीएसटी की जो बेनिफिट है इन सबको वो तो अपनी जगह ही। तो मैं समझता हूँ ये गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है ऐसे निवेशकों को जो 9 से 12 महीने तक रोक सकते हैं। रहेंगे। रियल एस्टेट के लिए आए दिन कुछ न्यूज़ फ्लोज आते रहते हैं, जिसके दम पर सेक्टर में भी अपमूव है। और वैसे भी कहा जाता है कि ना, लॉन्ग टर्म प्ले भले ही शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल सिनेरियोज नजर आए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अपसाइकिल का ट्रेंड जारी रहेगा। क्या पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट बास्केट से जुड़ी कुछ स्क्रिप्ट्स होनी ही चाहिए आपके हिसाब से? और अगर हाँ, तो फिर किस तरह के रियल एस्टेट प्लेयर्स पर नजर रखनी है? देखिए मानसी जी, ये सही है कि रियल्टी एज ए स्पेस बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन ये अपनी दिक्कतों से जूझता रहता है। फिर वो चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हो, इन्वेंट्री बिल्टअप के हो, सेल्स स्लो डाउन के हो, ये चीजें लगातार इसमें लगी रहती है। तो रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा सा रिस्की रहता है। लेकिन बावजूद इस सब चीजों के इन दिनों अगर रियल्टी एज ए होल देखेंगे तो बहुत सी कंपनियों ने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो हाथों हाथ प्रीमियम प्रोजेक्ट तक हाथों हाथ लिए गए। डेट कई कंपनियों ने लगातार कम किए। इन सब चीजों से बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो गई। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कुछ एक चुनिंदा कंपनी जैसे कि गॉडरेज प्रॉपर्टी या शोभा डेवलपर्स यहाँ नजर रखनी चाहिए। एक आदित्य बिरला रियल स्टेट है जो कि पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स के नाम से जानी जाती थी। वहाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स है, न केवल उसमें बल्कि उनकी एक सब्सिडियरी है बिरला एस्टेट्स, उसमें भी अच्छे प्रोजेक्ट है। पहले सिर्फ बॉम्बे में काम करती थी, अब वो दूसरे शहरों में भी नए प्रोजेक्ट्स बना रही है।
इसके अलावा मैं समझता हूँ कि रिटेल निवेशकों के लिए बेहतर ये होगा कि वो एंसिलरी कंपनी जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस हो, पेंट हो, वहाँ ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि रिस्क बनिस्पत कम होगा। अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ही अगर आप ले लो तो 10 से भी कम की पी पे ट्रेड करता है, डिविडेंड अच्छा देता है, एलआईसी के पेरेंटेज होने के कारण से कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, डिसबर्सल्स अच्छे चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आरबीआई की रेट साइकिल चल रही है, आने दे वाले दिनों में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। ये तो बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर खास तौर से आपकी नज़र होनी चाहिए। रियल एस्टेट एंड हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक फंडामेंटल नज़रिया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन चलिए अब वक्त हो भारत की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम सेगमेंट जो है अब वैल्यू के तरफ जा रहा है, वॉल्यूम की तरफ नहीं। प्राइस हाइक्स देख रहे हैं, आरपू की भी इंक्रीज आ रही है। पूरे टेलीकॉम स्पेस में कौन से स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगते हैं सर? और राजेश जी, अगर कोई एक फेवरेट पिक करना होता तो वो क्या रहता? कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता लंबे समय के लिए? देखिए जैसा आपने कहा कि वोडा पे आज मूवमेंट चल रही है, तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रेडिंग स्टॉक बन गया है, जहाँ लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती रहती है। वीकेंड पे कुछ न्यूज़ चल रही थी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आ सकता है या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, बट लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बयान आए हैं कि वो और कोई जीआर पे या स्टेक बढ़ाने पे कोई रियायत देने वाली नहीं है। तो देखते हैं आगे किस तरीके से न्यूज़ फ्लो होता है, अदरवाइज़ अब देखो तो कंपनी ने लगातार नुकसान किए हैं, आरपीयू दूसरे से कम है, तो मैं नहीं समझता फंडामेंटली इसमें इस वक़्त लॉन्ग टर्म की कोई भी कॉल ली जा सकती है। इन्वेस्टमेंट की अगर कॉल लेनी हो तो 2 ही प्लेयर बचते हैं, फिर भारती और जियो। अब जियो क्योंकि देखो तो आप लिस्टेड नहीं है, तो उसपे आपको इनडायरेक्टली रिलायंस लेना पड़ेगा और रिलायंस में भी अगर आप जियो की बात करेंगे, तो लगातार अब ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइबर वॉल्यूम्स के दरकिनार करके वो वैल्यू पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, जहाँ की आरपीयूज़ वगैरह बढ़ाए जाएँ। हमने देखा पिछले दिनों उन्होंने कुछ छोटे पैक्स बंद किए, आरपीयूज़ वहाँ बढ़ते हुए नज़र आएँगे। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे आरपीयूज़ बढ़े हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर्स में और एबिटा ग्रोथ में भी अच्छी बढ़त आई है। जिस तरीके की पहुँच वो बना रहे हैं, जिस तरह का सब्सक्राइबर बेस है, मैं समझता हूँ वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो एयरटेल एक दूसरा प्लेयर बचता है, वो भी बहुत शानदार ना केवल डोमेस्टिक में बल्कि उनके अफ्रीकन कारोबार में भी अच्छी बढ़त देखी गई है, लेकिन वहाँ वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड हो गए हैं। तो वहाँ कोई गिरावट आए तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। अदरवाइज़ इस वक़्त अगर किसी को लंबी अवधि का नज़रिया लेना हो तो मैं समझता हूँ रिलायंस बहुत उपयुक्त है। लंबी अवधि के लिए तो उपयुक्त है ही कई कारणों से, चाहे वो रिटेल हो, चाहे न्यू एनर्जी का बिज़नेस हो, चाहे टेलीकॉम हो। बस शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग के नज़रिया भी रखते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर 1402-3 के ऊपर अगर ये किसी हालत में चल जाता है और वहाँ टिक जाता है, तो वहाँ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जहाँ से ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छे पैसे दे सकते हैं। टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बेट रिलायंस का रहेगा। और उन दर्शकों को बता देता हूं कि जियो की जो लिस्टिंग है मैनेजमेंट ने कही फर्स्ट हाफ यानी कि अगले साल के जनवरी से लेके आप कह सकते हैं जून तक लिस्टिंग हो सकती है। और हाल ही में सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स में जो है ईज़ किया है रूल्स को, बड़े बड़े इश्यूज़ को लेके। तो इसके कारण जो ऑफकोर्स रिलायंस जियो को पॉजिटिव रहेगा। ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस में उतना नहीं दिखेगा अभी क्योंकि वैल्यू नहीं आई है, लेकिन जब वो दिखेगा तब आपको पता चलेगा। होल्डिंग कंपनी का भी डिस्काउंट का भी एंगल रहेगा, पर उस पर डिटेल बात करेंगे हम। टेलीकॉम की तो 360 डिग्री कवरेज हम आपने बता दी, राजेश सर ने पूरी तरह एक एक करके बता दिया कहाँ पे ट्रेड करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें रहेगा। राजेश जी, आपसे एक छोटी सी टेक लेना चाहूँगा, फंडामेंटल टेक कि आप देखिए एक्सपोर्ट थीम वाले स्टॉक्स थोड़े से डिप्रेस थे, लेकिन एक यूरोपियन यूनियन एफटीए और यूएस के अलावा भी लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो आप कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि ज़्यादा इसमें बेनिफिट आएगा? जल्दी से बताएं राजेश सर। भारत, यूरोपियन यूनियन का एफटीए। हाँ, ये बोलना मुश्किल है कि कहाँ पे क्या आएगा क्योंकि बहुत स्पेकुलेटिव होगा, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह टेक्सटाइल स्टॉक्स की पिटाई हुई है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें वर्धमान या वेलस्पन ऐसे कुछ एक स्टॉक हो गए जहाँ ध्यान देना चाहिए। साहब एक बार टेक्सटाइल स्टॉक्स को स्क्रीन पे लेके आए, वर्धमान, वेलस्पन। देखिए कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इन स्टॉक्स को एक बार फायर करें, देखें यहाँ पे क्या मूव आ रहा है। आप उतना ज़्यादा तो मूव नहीं देखने मिला, लेकिन अगर कुछ मूव्स आता है, अगर हम कैप्चर करते तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आ रही है। लेकिन राजेश जी, एक स्पेस है सीमेंट सेक्टर पर, आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। एक तो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का एक इम्पैक्ट आता दिखेगा इस स्पेस पर, और हमने देखा है कि मॉनसून और सीजनलिटी फैक्टर के दौरान सीमेंट सेक्टर की चाल धीमी पड़ती है, लेकिन
इस बार ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया और सीमेंट सेक्टर ने भी हमने देखा कि ड्यूरिंग वेरियस सेशंस मजबूती की चाल देखी। अब लार्जर सीमेंट प्लेस हो चाहे छोटी मुजौली सीमेंट कंपनियां हो, कैसे देखते हैं आप इस पर और फंडामेंटल टेक कंसिडरिंग द चैनल चेक्स जो कि आपने पढ़े होंगे? देखिए, बहुत स्ट्रांग व्यू है क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस बना हुआ है सरकार का, या रियलिटी जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जिस तरह की मूवमेंट बनी हुई है, उन सब चीजों का सीधा फायदा सीमेंट कंपनियों को मिलता है। और इसमें अगर किसी और उसके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कोकिंग कोल वगैरह के प्राइसेस भी कम हो गए, जिस कारण से मार्जिन्स में भी सुधार नजर आएगा। और इसमें कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ अल्ट्राटेक, जो कि कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ी कंपनी है और जिस तरह के नंबर्स वगैरह पिछले 2-3 क्वार्टर से आए हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और किसी को अगर अल्ट्राटेक बहुत महंगा लगता हो तो मैं समझता हूँ ग्रासिम में जा सकता है, क्योंकि ग्रासिम अल्टीमेटली अल्ट्राटेक की होल्डिंग कंपनी है और उसके अलावा उसके अलग बिजनेस भी है। मिड कैप की बात की जाए तो बिरला कॉर्प पे ध्यान देना चाहिए, जहां नंबर्स बहुत अच्छे आए और एक्सपेंशन भी पूरा हो गया और आने वाले दिनों में प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ एक स्टॉक है जो इस स्पेस में नजर रखे जा सकते। नहीं, बिल्कुल। तो सीमेंट स्पेस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर है। सेंसेक्स निफ्टी तो लाल निशान में बंद होगी, लेकिन बहुत ही छोटे रेंज में फंसे हैं। ब्रॉडर इंडिसेस के लिए अच्छी खबर है क्योंकि आज भी जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है फेवर में बुल्स के, तो नेट नेट कहेंगे कि एक डिसेंट डे है। थोड़ी सी जो है ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है निफ्टी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में, और मेजर ट्रिगर है वो आपका होने वाला 17 तारीख का फेड के एफओएमसी बैठक पे। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, निफ्टी बैंक पे ज़्यादा फोकस रखिएगा और उस पर जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए, आज का एक्शन पैक शो था जहाँ पे हमने आपको कमाई के मौके दोनों साइड दिए, ऐसे साइडवेज मार्केट में लॉन्ग्स भी, शॉर्ट्स भी और इंडेक्स स्ट्रैटेजीज भी आपको बताया। लेकिन आप जो शो को हम समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच राजेश जी, श्रीकांत जी, नीलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अहम कॉल्स आपने बताया और क्या क्या रणनीति होनी चाहिए आगे जाते हुए उस पर भी जो है आपने लाइट फेंका। लेकिन चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।